हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हम किस तरीके से मेजर करते हैं उसका प्रोसेस हमें पढ़ना है। वी नो दैट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ए व्हीट स्टोन ब्रिज। हम जानते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या सेटअप है ये भी इस टॉपिक में हम देखेंगे। However, for measuring the resistance of an ionic solution, we face two problems. लेकिन किसी भी आयनिक सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए उसके रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम दो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। वो दो प्रॉब्लम क्या क्या हैं? फर्स्टली, पासिंग डायरेक्ट करंट डीसी चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम किसी भी आयनिक सॉल्यूशन से डायरेक्ट करंट पास करेंगे तो वो डायरेक्ट करंट उस सॉल्यूशन की कंपोजिशन को चेंज कर देगा। एक तो ये प्रॉब्लम आएगी। सेकेंडली, A solution cannot be connected to the bridge like a metallic wire or other solid conductor। दूसरा यह है कि जैसे मेटलिक वायर होता है या दूसरा सॉलिड कंडक्टर होता है, उसको हम क्या करते हैं इजीली जो हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज है उससे आसानी से हम उसको अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन को हम व्हीट स्टोन ब्रिज के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्यूशन लिक्विड होता है, लिक्विड को अटैच करना आसान नहीं है। The first difficulty is resolved by using an alternating current source of power। तो पहले जो हमारे पास डिफिकल्टी थी कि डीसी करंट सॉल्यूशन की कंपोजिशन चेंज कर रहा था, उसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने वाला पावर का सोर्स हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसा सोर्स इस्तेमाल करेंगे जो एसी करंट प्रोड्यूस करेगा। पहली डिफिकल्टी हमारी सोल्व हो गई। दूसरी, द सेकेंड प्रॉब्लम इज सोल्व बाय यूजिंग ए स्पेशली डिजाइन्ड वेसल कॉल्ड कंडक्टिविटी सेल। दूसरी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम एक स्पेशल वेसल इस्तेमाल करते हैं, यानी स्पेशल कंटेनर इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं हम कंडक्टिविटी सेल। जो कंडक्टिविटी सेल होती है इसमें हम क्या करेंगे, आयनिक सॉल्यूशन को भर देंगे। फिर जब इस कंडक्टिविटी सेल में आयनिक सॉल्यूशन फिल कर दिया जाएगा उसके बाद वायर्स की सहायता से इस कंडक्टिंग जो हमारे पास कंडक्टिविटी सेल है इसको व्हीट स्टोन ब्रिज से जोड़ दिया जाएगा। It is available in several design and two simple ones are shown in figure 3.4। ये इसके कंडक्टिविटी सेल के भी अलग अलग डिजाइन होते हैं, लेकिन दो सिंपल डिजाइन यहाँ पर दिखाए गए हैं। दो सिंपल तरीके की ये हमारे पास कंडक्टिविटी सेल दिखाई गई है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये वेसल है हमारे पास। इसमें क्या किया जाता है, ये आयनिक सॉल्यूशन इसमें भरा जाता है जिसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है। फिर यहाँ पर दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं। इनको वायर्स की सहायता से इन्हें किससे जोड़ दिया जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज से जोड़ दिया जाता है। इसी तरीके ये दूसरी तरीके का है। इस पर ये दो वायर्स लगाए गए हैं, यहाँ पर ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं। दो वायर्स की सहायता से फिर इन्हें जोड़ दिया जाता है और ये जो कंटेनर है इसमें भरा जाता है हमारा आयनिक सॉल्यूशन। येलो कलर से आप देख रहे होंगे। फिर वायर्स की सहायता से इसे व्हीट स्टोन ब्रिज से जोड़ दिया जाता है। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। फाइनली डिवाइडेड मेटेलिक प्लेटिनम इज डिपोजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोकेमिकली। बेसिकली क्या होता है, जो कंडक्टिविटी सेल होती है इसमें दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, एक ये प्लेटिनम का। इधर भी दो इलेक्ट्रोड्स है और इन प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स के ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग कर दी जाती है। अब यहाँ पर टर्म आया प्लेटिनम ब्लैक। ब्लैक यहाँ पर इसका काले कलर से कोई भी मतलब नहीं है। प्लेटिनम ब्लैक कहते हैं जब भी प्लेटिनम मेटल को बहुत ही ज्यादा बारीक पीसकर पाउडर बना दिया जाता है। प्लेटिनम मेटल लिया, उसको बहुत ही ज्यादा बारीक पीसकर पाउडर बना दिया, तो जो पाउडर बनेगा उसका नाम दे दिया गया प्लेटिनम ब्लैक। तो ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इन पर प्लेटिनम के पाउडर की यानी प्लेटिनम के ब्लैक की कोटिंग कर दी जाती है। These have area of cross section equal to A and are separated by distance L। और जो ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं इनका क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है कैपिटल A और इनकी लेंथ होती है L। ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला एरिया और इसकी लेंथ होगी L। Therefore solution confined between these electrode is a column of length L and area of cross section A। तो इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो सॉल्यूशन आएगा वो उस सॉल्यूशन की कॉलम उसकी लेंथ कितनी होगी, L होगी और क्रॉस सेक्शन का एरिया A होगा। मान लीजिए इलेक्ट्रोड है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है हमारे पास और इसके इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमारे पास कितनी है, L लेंथ है। अब देखिए हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया को जब हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम निकल जाती है। अब प्लेटिनम का एरिया ए है, उनके बीच में लेंथ एल है, तो इस इलेक्ट्रोड
और इस इलेक्ट्रोड के बीच में जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम आएगी वो किसके बराबर होगी, वो ऐसे कॉलम के बराबर होगी जिसकी लेंथ L है और सेक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। इनके बीच में जो ये एक कॉलम बनेगा इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल A होगा, लेंथ L होगी, वॉल्यूम AL होगी। द रेजिस्टेंस ऑफ सच ए कॉलम ऑफ सॉल्यूशन इज देन गिवन बाय द इक्वेशन। तो इस जो एक सॉल्यूशन का कॉलम है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस हमें पता है कि क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो यहां पर रेजिस्टिविटी है और यहां पर क्या है, हमें पता है रो होता है 1 अपॉन के यानी कंडक्टिविटी। तो R किसके बराबर हो जाएगा, R इज इक्वल टू L अपॉन के ए, कप्पा A। The quantity L by A is called cell constant denoted by the symbol G star। तो यहां पर जो क्वांटिटी है L by A इसमें R is equal to L upon कप्पा A। यहां पर जो ये L by A की क्वांटिटी है ये क्या होती है, ये सेल कांस्टेंट कहलाती है और इसका सिंबल है हमारे पास G स्टार। अब देखिए यहां पर L अपॉन A की जगह पर हम क्या रख देंगे, G स्टार रख देंगे अपॉन कप्पा, क्योंकि G स्टार किसके बराबर है, L अपॉन A के बराबर है। तो R की वैल्यू क्या आ गई, G स्टार अपॉन कप्पा। It depends on the distance between the electrode and their area of cross section and has the dimension of inverse length and can be calculated if we know L and A। तो जो ये हमारे पास G स्टार होता है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, L पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है पर लेंथ। और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास L हो और A हो। तो G स्टार क्या है, L अपॉन A। L क्या होता है, मान लीजिए L हम मीटर में ले रहे हैं, एरिया मीटर स्क्वायर में ले रहे हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर गया पर मीटर, तो इसकी यूनिट क्या आ गई, पर मीटर, पर सेंटीमीटर। पर लेंथ का मतलब है पर मीटर, पर सेंटीमीटर, पर डेसीमीटर, कुछ भी हो सकता है। मेजरमेंट ऑफ L एंड A इज नॉट ओनली इनकन्वीनियंट बट आल्सो अनरिलायबल। तो जो सॉल्यूशन है और जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में लेंथ कितनी है और उनका एरिया कितना है, जो ये मेथड है लेंथ और एरिया निकालने का, एक तो ये इनकन्वीनियंट है, दूसरा अनरिलायबल यानी भरोसेमंद मेथड नहीं है क्योंकि उसमें एरर भी आ सकता है। द सेल कांस्टेंट इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग ए सॉल्यूशन हुज कंडक्टिविटी इज ऑलरेडी नोन। तो जो सेल कांस्टेंट है वो लेंथ और एरिया से तो एक्यूरेट आता नहीं, तो सेल कांस्टेंट को निकालने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, जिस सेल में सॉल्यूशन है उसका हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हमें पहले से ही पता होती है। For this purpose, we generally use KCl solution whose conductivity is known accurately at various concentration। तो सेल का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम जनरली कौन सा सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, KCl पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड की जो कंडक्टिविटी है वो हमें एक्यूरेटली पता है अलग अलग कंसंट्रेशन पर। तो किसी सेल की अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है किसी सेल का, उस सेल में आप क्या करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड KCl सॉल्यूशन भर देंगे। KCl सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हमें पता है, कंडक्टिविटी हमें पता है तो सेल कांस्टेंट का इस्तेमाल करके पहले उस सेल का रेजिस्टेंस निकाल के फिर हम सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे। एंड डिफरेंट टेम्परेचर द सेल कांस्टेंट G स्टार इज देन गिवन बाय द इक्वेशन। अब ये सेल कांस्टेंट की ये वैल्यू दी गई है, ये आपको याद रखनी है। एक तो हमें पता है G स्टार हमारे पास पहले क्या है, L अपॉन A सेल कांस्टेंट, तो फिर हमने L अपॉन A की जगह पर यहां पर क्या रख दिया, G स्टार रख दिया। तो G स्टार R क्या रेजिस्टेंस क्या आया, G स्टार अपॉन के, तो G स्टार क्या हो जाएगा, कप्पा को इधर ले जाएंगे R इंटू कप्पा, यही यहां पर दिखाया गया है। G स्टार इज इक्वल टू L अपॉन A R इंटू कप्पा, दोनों वैल्यू याद रखनी है। G स्टार ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन 298 केल्विन पर ये KCl सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दी गई है। ये कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में, ये वाली कंसंट्रेशन है मोल पर मीटर क्यूब में, ये 1 मोल पर लीटर, ये 1000 मोल पर मीटर क्यूब। कंडक्टिविटी कितनी होगी इसकी 0.1113 और ये होगी सीमन पर सेंटीमीटर में। सीमन पर मीटर में इस कंसंट्रेशन पर क्या होगी कंडक्टिविटी 11.13। इस तरीके से आप ये इनकी देख सकते हैं। Once the cell constant is determined, we can use it for measuring the resistance or conductivity of any solution। जब एक बार हम सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे तो इस सेल कांस्टेंट का इस्तेमाल करके हम सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस या फिर कंडक्टिविटी उसकी मेजर कर सकते हैं।
द सेटअप फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस इज शोन इन फिगर 3.5। अब जो इस रेजिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं उसका सेटअप इस फिगर 3.5 में दिखाया गया है। यह आप यहां पर देख सकते हैं। अरेंजमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ये दिखाया गया है यहां पर। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू रेजिस्टेंस R3 एंड R4, ए वेरिएबल रेजिस्टेंस R1 एंड द कंडक्टिविटी सेल हैविंग द अननाउन रेजिस्टेंस R2। इसमें क्या है, इसमें दो रेजिस्टेंस है R3 और R4 को यहां पर लगाया जाएगा। जो ये R3 और R4 रेजिस्टेंस है इनकी वैल्यू हमें पता होगी, ये नाउन रेजिस्टेंस होंगे। और इसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है R1 जिसको रियोस्टेट कहते हैं। जैसा नाम से ही पता लग रहा है, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है R1 इसकी वैल्यू घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सेल के हिसाब से इसको एक फिक्स जगह पर सेटअप किया जा सकता है, फिक्स जगह पर नहीं इसकी फिक्स वैल्यू को सेटअप किया जा सकता है। और इसमें कंडक्टिविटी सेल लगाई जाती है जिसका अननोन रेजिस्टेंस R2 होता है। यहाँ पर क्या लगाई जाएगी, कंडक्टिविटी सेल लगाई जाएगी। और कंडक्टिविटी सेल में जो सॉल्यूशन होगा उसका रेजिस्टेंस कितना माना जाता है, R2 माना जाता है। आपने ये पढ़ी है कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल में ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इसके बीच में सॉल्यूशन भरा, यहाँ पर ये दो वायर्स हैं। तो जो ये दो वायर्स आप देख रहे हैं वो दो वायर्स यहाँ पर जोड़े जाते हैं। कंडक्टिविटी सेल के दो वायर्स जोड़ दिए जाएंगे जिससे कंडक्टिविटी सेल इससे अटैच हो जाएगी इस ब्रिज से। तो ये देखा आपने, R3 R4 दो रेजिस्टेंस है, हमें पता है R1 वेरिएबल रेजिस्टेंस है और कंडक्टिविटी सेल को यहाँ पर जोड़ा जाता है जिसके सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस R2 है। The Wheatstone bridge is fed by an oscillator O, a source of AC power in the audio frequency range 550 to 500 cycles per second। और इस व्हीटस्टोन ब्रिज में एक ऑसिलेटर लगाया जाता है, ये आप देख सकते हैं ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर क्या है, ऑसिलेटर एक सर्किट होता है जो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करता है। तो ऑसिलेटर क्या प्रोवाइड कराएगा, ऑसिलेटर इस सॉल्यूशन को यहाँ पर इस सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कराएगा, इसका ये काम होता है। और यहाँ पर एक लगाया जाता है डिटेक्टर। P इज ए सुटेबल डिटेक्टर, ए हेडफोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज में इनके बीच में क्या लगाया जाएगा, एक डिटेक्टर लगाया जाएगा जिसको P से डिनोट कर रहे हैं। P क्या करता है, P एक हेडफोन भी हो सकता है या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकती है, ये डिटेक्टर की तरह एक्ट करेगा। एंड द ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन नो करंट पासिस थ्रू द डिटेक्टर। और जब इस डिटेक्टर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, जब इस डिटेक्टर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा तब हम कहेंगे जो ब्रिज है व्हीटस्टोन ब्रिज ये बैलेंस्ड कंडीशन में है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। अंडर दिस कंडीशन अननोन रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू R1 R4 अपॉन R3। तो बैलेंस्ड कंडीशन में यानी जब डिटेक्टर से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा उस कंडीशन में क्या होता है, जो कंडक्टिविटी सेल का जो ये अननोन रेजिस्टेंस होता है R2 ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है R1 इंटू R4 अपॉन R3, यानी R1 इंटू R4 अपॉन R3 इसके ये बराबर होता है। इस फॉर्मूले को लगाकर हम क्या निकाल लेंगे, अननोन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। बस सिंपली हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास कंडक्टिविटी सेल है उसको यहां पर जोड़ रहे हैं। These days inexpensive conductivity meters are available which can directly read the conductance or resistance of the solution in the conductivity cell। आजकल क्या आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी मीटर आ रहे हैं जो इनएक्सपेंसिव भी हैं यानी चीप हैं। सस्ते कंडक्टिविटी मीटर्स का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी कंडक्टिविटी सेल में जो सॉल्यूशन है उसका कंडक्टेंस और उसके रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। इस तरीके के सेटअप की उसमें जरूरत नहीं होती। Once the cell constant and the resistance of the solution in the cell is determined, the conductivity of the solution is given by the equation। एक बार हमें सेल कांस्टेंट का पता लग गया और सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके रेजिस्टेंस का हमने इससे व्हीटस्टोन ब्रिज से पता लगा लिया, तो उसके बाद हम सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है उसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कंडक्टिविटी क्या होती है, सेल कांस्टेंट अपॉन R यानी G स्टार बाय R। यहां पर आप ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं ये सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसका रेजिस्टेंस है, और यहां पर जो आपने रेजिस्टेंस निकाला था ये सेल का रेजिस्टेंस है। इन दोनों इक्वेशन में ये डिफरेंस है, ये सेल का रेजिस्टेंस है कंडक्टिविटी और ये सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम सॉल्वेंट एंड एट ए गिवन टेम्परेचर डिफर्स ड्यू टू चार्ज एंड साइज ऑफ द आयंस इन विच दे डिसोशिएट।
तो इसमें कहा गया है कि जो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट की सेम सोलवेंट में जो सॉल्यूशन होते हैं, सोलवेंट अगर सेम रखा जाए, इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दिया जाए, कभी KCl ले लिया जाए, कभी NaCl ले लिया जाए, तो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के सेम सोलवेंट में जो सॉल्यूशन होते हैं उनकी कंडक्टिविटी भी डिफरेंट डिफरेंट आती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ऐसा इसलिए होता है, जो कंडक्टिविटी होती है वो डिफरेंट क्यों आएगी? क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट पे एक तो चार्ज डिफरेंट डिफरेंट होगा, दूसरा जो इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोशिएट होते हैं और उनसे आयंस प्रोड्यूस होते हैं, जो इन आयंस का जो साइज होगा ये भी अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में अलग अलग होगा। किसी आयंस इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस है उनका साइज छोटा हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, और किन्हीं आयंस का साइज क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है। और तीसरा है आयंस की कंसंट्रेशन। आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है इस पर भी डिपेंड करती है उनकी कंडक्टिविटी। और चौथा फैक्टर है ईज विद विच द आयंस मूव अंडर ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। कोई हमने किसी भी पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंडर आयंस कितनी आसानी से मूव करते हैं उस पर भी डिपेंड करती है उनकी कंडक्टिविटी। आयंस तेजी से मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, आयंस मूव नहीं कर पाएंगे ज्यादा तेजी से तो कंडक्टिविटी स्मॉल होगी। तो ये कुछ फैक्टर है जिनके कारण कंडक्टिविटी डिफरेंट आती है। It therefore becomes necessary to define a physically more meaningful quantity called molar conductivity denoted by the symbol delta M। तो इसके कारण क्या होता है? कंडक्टिविटी में डिफरेंस के कारण हम एक बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल क्वांटिटी हम डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो क्या कहलाती है? मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्बडा M, इसे कहते हैं लैम्बडा M से डिनोट करते हैं। इट इज रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन बाय द इक्वेशन। जो मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी सॉल्यूशन की, वो उसकी सिंपल कंडक्टिविटी से किस तरह, कौन सी इक्वेशन से उनमें रिलेशन होता है, वो इक्वेशन यहां पर दी गई है। मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा M इज इक्वल टू कप्पा बाय C। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर इक्वेशन है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? कंडक्टिविटी बाय C। कम के आप कप्पा क्या है यहां पर? कंडक्टिविटी। C क्या यहां पर? कंसंट्रेशन। इन द अबाव इक्वेशन इफ कप्पा इज एक्सप्रेस्ड इन सीमन पर मीटर एंड द कंसंट्रेशन C in mole per meter cube, then the units of lambda m are in सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। अगर इस वाली इक्वेशन में हम जो कंडक्टिविटी है उसकी यूनिट रखें सीमन पर मीटर, कंसंट्रेशन की C की यूनिट रखें मोल पर मीटर क्यूब, तो लैम्बडा M की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ये हमें याद रखनी है, ये मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है नीट में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। इट मे बी नोटेड दैट 1 मोल पर मीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1000 लीटर पर मीटर क्यूब इंटू मोलरिटी मोल पर लीटर, एंड हैंस लैम्बडा M S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैसे निकालेंगे हम? वो निकालेंगे हम कंडक्टिविटी S पर सेंटीमीटर रख दी हमने, और यहां पर जो मोलर कंडक्टिविटी S मीटर स्क्वायर है, यहां हम निकाल रहे हैं उसकी S सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट, तो कप्पा हमने रख दिया S पर सेंटीमीटर में, और 1 मोल पर मीटर की क्यूब में हमारे पास क्या है? 1000 लीटर पर मीटर क्यूब इंटू मोल पर लीटर। जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इफ यू यूज S पर सेंटीमीटर एज द यूनिट्स फॉर कप्पा एंड मोल पर सेंटीमीटर क्यूब द यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, देन द यूनिट ऑफ लैम्बडा M आर S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अगर हम क्या करें, कप्पा को रखें S पर सेंटीमीटर और जो कंसंट्रेशन की यूनिट है उन्हें रखें मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, तब हमारे पास लैम्बडा M की यूनिट क्या आ जाएगी? S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें याद रखना है लैम्बडा M की एक तो यूनिट है S मीटर स्क्वायर पर मोल, एक है S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल किस कंडीशन में आ रही है? जहां पर कप्पा मोल पर S पर सेंटीमीटर में और कंसंट्रेशन मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में रखी जा रही है। और इसको इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। कप्पा रखेंगे S पर सेंटीमीटर में इंटू 1000 S सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, मोलरिटी रखेंगे मोल पाए लीटर, तो लैम्बडा M आ जाएगा S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बोथ टाइप ऑफ यूनिट आर यूज्ड इन लिटरेचर। दोनों ही प्रकार की यूनिट, ये वाली भी और ये वाली भी, ये दोनों ही लैम्बडा M में इस्तेमाल की जाती हैं, और ये एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड हैं ये हमें याद रखना है। 1 सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल में 10⁴ सीमन इस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होते हैं, और इसका उल्टा 1 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में 10⁻⁴ सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल होते हैं। ये याद रखना है, और एक हमें इसकी यूनिट याद रखनी है और इसका फॉर्मूला याद रखना है।